हालांकि मैंने इसका ऑलरेडी एक रिविजनरी वीडियो ऑलरेडी अपना यूट्यूब में है, और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब चाहेंगे तो आप उसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, जिसमें हमने पूरा कंपनीज एक्ट विद इन अ स्पैन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स के अंदर पूरा कंपनीज एक्ट खत्म कर लिया। करेक्ट। तो वो तो है ही, पर चलो अब आज आप बोल रहे हैं, सो वन एंड द लास्ट टाइम अपन इस पे आगे बढ़ रहे हैं और कंपनीज एक्ट 2013 को पूरी तरीके से ऑनलाइन रिवाइज कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक। तो कंपनीज एक्ट 2013 को जब हम रिवाइज कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में ओवरऑल जब हम बात करें, तो ये अपने आप में एक्ट पूरे 20 नंबर का है, और आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, अगर इसको तैयार किए तो आधा पास होने का जुगाड़ तो इसी से हो गया। आपको जो लगता है लॉ में पास कैसे होंगे, तो आपके लिए एक जानकारी की कंपनीज एक्ट अकेला 20 नंबर का है, और मिनिमम क्राइटेरिया लेके चलूँ पास के लिए होता है 40। तो आप सोच लीजिए 40 में 20 तो अकेला आपको एक ही कानून दे देगा, तो आधा लॉ तो आपका इसी से तैयार हो जाता है, अगर आप इसको अच्छी तरीके से पूरी तैयारी में कर लेते हैं। ठीक बात है। सो किस तरीके से आप उसका एडवांटेज उठाते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो कंपनीज एक्ट 2013 की जब बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ रिकैप। कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में हमने देखा था, तो शुरुआत करी थी ओवरऑल इसमें जाना था कि इट हैड 470 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स और 7 शेड्यूल, ये उसका ओवरऑल ब्रेकअप था। कंपनीज एक्ट से पुराना जो कानून चलता था वो कानून था कंपनीज एक्ट 1956। दिस वाज द ओल्ड लॉ। तो ये जो ओल्ड लॉ था, कंपैरिजन विज़ हमने किया था ओल्ड और न्यू का, कि जहां ओल्ड में क्या करना है वो बहुत कम, वो भले ही ज्यादा था लेकिन उन काम को कैसे करना है वो कम था, यानी एक्ट में बातें ज्यादा थी, सेक्शन ज्यादा थे, एज मेनी एज 658, लेकिन रूल्स कम थे। तो नए कंपनीज एक्ट की खासियत यही थी कि बातें कम है लेकिन क्या करना है कम है, लेकिन उन कामों को कैसे करना है वो ज्यादा है, रूल्स प्रोसीजर्स ज्यादा है। अब आप समझ चुके, हर छोटे से छोटे काम के लिए यू विल हैव अ रूल, तो आपको कोई ना कोई रूल्स वहां पे मिल जाएंगे। कंपनी को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अगर ऑडिटर अपॉइंट करना है कंपनीज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, ऐसे करके बहुत सारे हर छोटे छोटे कामों के लिए रूल्स बनाए गए। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो हमने चालू किया, एक डेफिनेशन से चालू किया। तो हमने देखा था कोई भी एक्ट बनता है तो सेक्शन 2 प्राइमरली उसका डेडिकेटेड होता है डेफिनेशंस के लिए। डेफिनेशंस दो प्रकार की थी, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव की पहचान थी मींस, इंक्लूसिव की पहचान थी इंक्लूड्स। करेक्ट। तो मींस का मतलब जो लिखा गया उसका मतलब सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इंक्लूड्स का मतलब जो लिखा है वो तो हो गई, उसके अलावा कुछ मिलता जुलता रहा उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो कंपनी वर्ड जो था वो डिफाइंड है एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, जो बोलता है कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये कंपनी का मतलब था, इसका मतलब कंपनी का मतलब जो इस कानून में रजिस्टर्ड है वो तो कंपनी है ही, जो पुराने कानूनों में रजिस्टर्ड थी वो भी इस कानून के लिए कंपनी है। करेक्ट। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ कंपनी। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट पे आए थे, तो ओवरऑल हमने देखा था ओवरऑल कंपनियां 6 प्रकार की कंपनियों पे लगती है एप्लीकेबिलिटी। नंबर 1 हर कंपनी पे, इसके अलावा 3 स्पेशल कंपनियां बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, उन पे भी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाइज अनलेस देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी, क्योंकि बैंकों पे गवर्न करने के लिए यू हैव बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करने के लिए यू हैव इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, इंश्योरेंस को गवर्न करने के लिए यू हैव इंश्योरेंस एक्ट। तो उनके लिए अपने कानून हैं। तो जब बात आएगी उनका कानून की कंपनीज एक्ट, तो पहले उनके कानून को फॉलो किया जाएगा, बट इफ देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी देन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट में अप्लाई, और अप्लाई होगा तो एप्लीकेबिलिटी होगी तभी अप्लाई होगा। इसलिए कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू दिस 3 कंपनीज। इसके अलावा हमने देखा था कोई भी स्टेट्यूटरी कंपनी हो विच इज एक तरीके से इनकॉर्पोरेटेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, उन पे भी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाई होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनी बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि इस पे भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, तो अप्लाई होगा, ये हमने देखा था। तो ये तो कंपनी की एप्लीकेबिलिटी की बात आई, लेकिन कंपनी बनाने के फायदे क्या, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ऐसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन प्राइमरीली मेजरली कंपनी बनाने के 5 फायदे आपको बताए गए हैं, और वो 5 फायदे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लैप्स। क्लैप्स का मतलब कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन,
परपेचुअल सक्सेशन और सेपरेट लीगल एंटिटी, ये पांच बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है। तो कॉमन सील जहां एक्ट्स एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी हैज अ कॉमन सील इट हैज टू यूज द कॉमन सील। अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर कंपनी के कोई भी डायरेक्टर अगर साइन करते हैं, दो डायरेक्टर, तो माना जाएगा कि इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी हैज अ कंपनी सेक्रेटरी तो वन डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी सिग्नेचर वुड ऑल्सो सफाइस। तो ये कॉमन सील के बारे में देखा था। कंपनी आमतौर पे अलग होती है और उसके मेंबर जो है अलग होते हैं, ये फीचर निकल के आया था थ्रू सेपरेट लीगल एंटिटी। यही बात हमने देखी थी सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के केस में भी, वेयर इट वाज हेल्ड कि देयर इज अ कॉर्पोरेट विल बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड कंपनी इज एन एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, करेक्ट। तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर्स था कि मेंबर्स आर नॉट लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड वाइस वर्सा। वैसे ही तीसरा फीचर अपन ने देखा था वो था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ एंड सिंस इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बिकॉज लॉ recognizes it as a company and since law recognizes hence it's a legal, since it is not natural hence it is artificial and since law has incorporated it hence it is legal. So company is called as an artificial legal person. It can own bank accounts, acquire assets, incur liabilities, own assets in its own name. It can do acts in the same manner as a person is entitled to do. तो ये कंपनी की खासियत होती है एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सिमिलरली दो members have a finite life but company has an infinite life because members may come members may go, life of company goes on forever. It is only the law who has created company who can bring an end to the life of the company. तो ये फीचर था about the perpetual succession of company and last but not the least feature is एक तरीके से जो हमने देखा था लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज मोस्टली लिमिटेड डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ कंपनी यू हैव इनकॉर्पोरेटेड, करेक्ट। इफ इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स तो लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन दैट शेयर्स। इफ इट इज लिमिटेड बाय गारंटी द लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द गारंटीड अमाउंट। तो ये हमने देखा था। तो ये पांच ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि इट कैन स्यू अदर कंपनी अदर पर्संस ऑन इट्स नेम, सिमिलरली अदर पर्संस कैन स्यू कंपनी बाय द नेम ऑफ द कंपनी। तो ये सब फीचर्स है। कंपनी हैज टू बी मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेटेड, ये भी एक फीचर है। तो ऐसे और भी कई फीचर्स हैं कंपनी के बट प्राइमरीली ये पांच बताए गए हैं। तो जब फीचर्स की हमने बात करी तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी निकल के आ गया और यही कैरेक्टरिस्टिक्स किस दिन एग्जिस्टेंस में आता है? दिस कैरेक्टरिस्टिक कम्स इनटू एग्जिस्टेंस द डे कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। द मोमेंट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 7 characteristics of company comes into existence under section 9 and the moment company is incorporated characteristic comes into existence and there arises a contract between the company and its members। तो ये कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड एंड द मोमेंट मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड देयर इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर एज पर सेक्शन 10। तो वो सेक्शन 10 के हिसाब से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, वो हमने सीखा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनी। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपनी अलग अलग प्रकार से कंपनियां क्लासिफाई होती है। पहला क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां जो हैं वो ब्रॉडली दो प्रकार की है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट आइदर ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू देम अनलेस देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी। एग्जांपल के तौर पे अपन ने देखा था आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, ये सब इस फेमस स्टैट्यूटरी कंपनीज है, करेक्ट। ठीक उसी प्रकार से रजिस्टर्ड कंपनी मींस कंपनी विच इज फॉर्म्ड रजिस्टर्ड अंडर 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था। अगला क्लासिफिकेशन आपने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी वी हैड सीन कंपनीज आर ब्रॉडली ऑफ टू काइंड्स, एक है लिमिटेड लाइबिलिटी, दूसरी है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22, लिमिटेड बाय गारंटी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 21 एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी डिफाइंड under section 2 clause 92 of the Companies Act 2013. So according to 2 clause 22, company limited by shares का मतलब क्या? It means a company where liability of its members is limited up to the amount unpaid on its shares. तो उसको आप बोलते हैं company limited by shares. The model, memorandum and article of such kinds of companies are provided in table A and table F. Correct? तो वो model, memorandum, article के बारे में भी हमने देख लिया। Company limited by guarantee is defined under section 2 clause 21 which says company limited by guarantee means a company where liability of its members is limited by its memorandum up to the amount which the members undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up। तो उसको आप बोलते हैं company limited by guarantee। Guarantee company can further be classified into two types, without share capital and with share capital। In case of guarantee company without share capital,
members liability is limited up to guaranteed amount, but in case of guarantee company with share capital, members liability is limited up to guaranteed amount plus the amount which is unpaid on its shares. So similarly, if you have a guarantee company without share capital, model memorandum articles are provided in table B and table H. Similarly, if it's a guarantee company with share capital, so model memorandum article is provided in table C and table G. Similarly, unlimited liability company defined under section 2 clause 92, which says unlimited liability company means a company where liability of its members is unlimited. The model memorandum article is provided in table. If it's unlimited without share capital, it is table D, table J, and if it is unlimited with share capital, it is table E, table I. तो ये पूरा क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. ठीक उसी प्रकार से अगला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम बात करें तो कंपनियां कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी. एक था तीन प्रकार की थी. एक थी 1% कंपनी, एक थी प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी. 1% कंपनी वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62. प्राइवेट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 68. Public company was defined under section 2 clause 71. तो 1% company क्या होता है ये हमने देखा था. 1% company as per 2 clause 62 means a company which has only one person as its member. It is nothing but corporate form of sole proprietorship which has minimum number of members as 1 and maximum number of members also as 1. Correct. So restriction is on members, not on directors. Can 1% company have more than one director? The answer to it is maybe yes. Correct. So it's up to the 1% company. ठीक उसी प्रकार से 1% company is nothing but corporate form of sole proprietorship. So benefit of incorporating OPC over sole proprietorship is nothing but benefits of incorporating a company which is CLAPS. तो common seal, limited liability, artificial person, legal person, separate legal entity और limited लाइबिलिटी. तो ये सारे फीचर्स बेनिफिट्स हैं 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के. दैट इज 1% कंपनी. अगला आपने देखा था प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 व्हिच सेज प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and which by its article of association restricts the right to transferability of shares, limits except in case of 1% company number of members to 200 and prohibits invitation to public to subscribe to its securities. Restriction can be in the form of sale to existing shareholder first or approval of board of directors required. For the purpose of counting limit of 200, both equity and preference shareholders are considered. Director and their relatives who are holding shares are to be considered. Correct. Joint shareholders are to be treated as single shareholders. फिर members who receive share during employment and the members who receive share at the time of employment and now the employment ceases. Correct. यानी past employees. So they are counted for the they are excluded from the counting of limit of 200. So उनको 200 की लिमिट की काउंटिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाता. ये अपन ने देखा था. करेक्ट. तो ये 200 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो भी हमने देख लिया. एंड प्रोहिबिशन इज विथ रिस्पेक्ट टू नॉट शेयर्स. प्रोहिबिशन इज विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज इज अ लार्जर वर्ड. शेयर उसका एक हिस्सा होता है जो हमने सीखा था. ठीक. तो ये पार्ट भी पूरा हो गया. अगला आपने देखा था पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71. कितने प्रकार की कंपनियां पब्लिक कंपनी है? तीन प्रकार की कंपनी. नंबर 1 कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी. ये तीन तरीके की कंपनी को पब्लिक कंपनी बोला जाता है इन द आइज ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71. अगेन दिस पब्लिक कंपनी या on the basis of listing या access to capital, company may be classified into two types. You may have listed company and you have unlisted company. Listed company is defined under section 2 clause 52. Unlisted means a company other than listed company. तो listed company का मतलब क्या होता है? Listed company means a company whose any of the securities is listed in any of the recognized stock exchange. However, certain class of companies with respect to certain class of securities in consultation with Securities and Exchange Board of India may not be treated as a listed public company. ये हमने देखा था थ्रू कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 जिसमें ये आया था. करेक्ट. तो ये अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल या लिस्टिंग के आधार पे भी देखा. कंपनियां के दो प्रकार थे. और आगे बढ़े तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. अगला क्लासिफिकेशन जो हमने देखा वो था पांचवा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनियां कितने प्रकार की बोली गई? अगेन दो प्रकार की. एक होल्डिंग सब्सिडरी और दूसरा एसोसिएट कंपनी. तो होल्डिंग सब्सिडरी तो पहले भी होता था. एसोसिएट 2013 की देन है. पब्लिक प्राइवेट तो पहले भी होता था. 1% कंपनी 2013 की देन है. करेक्ट.
करेक्ट। तो अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इंटरचेंजेबल टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है, यानी कोई मालिक तभी कहलाएगा जब उसका कोई नौकर हो। तो इसलिए होल्डिंग कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 46 एंड सब्सिडरी कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87। तो एज पर 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज वन और मोर सब्सिडरी कंपनी, करेक्ट। तो जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है उसी को होल्डिंग बोलते हैं। तो फिर सब्सिडरी कौन है? अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर अदर कंपनी number one controls the composition of board of directors of that company. Number two, where other company holds more than one half of the total voting power of that company either through itself or through its one or more subsidiaries. And number three, chain holding. Chain holding, if X Limited is holding of Y Limited and Y Limited is holding of Z Limited, X Limited automatically becomes holding of Z Limited by virtue of chain holding. तो ये तीन तरीके से holding subsidiary relationship बन सकता है, ये हमने देखा था। How one company controls the composition of board of directors of other company, where one company has the power to appoint all or at least majority of the directors of other company, or where one company has the power to remove all or if not all at least majority of the directors of other company, or where one company has the power to appoint or to remove all or majority of directors of the other company, then one company is said to have control over the composition of board of directors of other company। तो ये कंट्रोल कैसे होता है वो हमने देखा। फिर वन कंपनी कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मोर देन वन हाफ का मतलब 51 नहीं होता, करेक्ट। मोर देन वन हाफ मतलब 50 से ज्यादा, और 50 से ज्यादा मतलब इवन 50.01 इज मोर देन 50। तो आपने क्या लिखना है? मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर बाय डिफॉल्ट किससे आता है? इक्विटी शेयर से आता है, करेक्ट। अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो कैरी सेम वोटिंग राइट्स, करेक्ट। तो अगर सेम वोटिंग राइट्स है देन यू नीड टू कंसीडर प्रेफरेंस शेयर्स, अदरवाइज नहीं। तो ये हमने देखा था एक तरीके से वोटिंग राइट्स के बारे में। तो होल्डिंग सब्सिडरी हो गया। अगला आपने देखना था एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 व्हिच सेज एसोसिएट कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड अ सब्सिडरी कंपनी। अ कंपनी इज सेड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर इफ इट होल्ड्स 20% or more of the total voting power of other company. So if one company holds 20% or more of the total voting power of other company, the company is said to have significant influence. If they have significant influence, then they are said to be associate of each other. So such companies are called as associate companies. तो associate company के बारे में हमने देखा 2 clause 6 में। तो associate company include joint venture but does not include subsidiary। तो अगर 50 से ज्यादा हो गया तो फिर आप सब्सिडरी कहलाएंगे, फिर आप एसोसिएट नहीं कहलाएंगे। तो एसोसिएट कब होता है? 20 या उससे ज्यादा, 50 या उससे कम। तो मोर देन और इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 50, उतने तक का शेयर होल्डिंग है तो यू आर कॉल्ड एज द एसोसिएट कंपनी। तो आपको क्या माना जाएगा? एसोसिएट कंपनी माना जाएगा, करेक्ट। और एन इनएक्टिव ये एसोसिएट हो गया, करेक्ट। उसके बाद और आगे हमने बढ़े तो हमने देखा अगला क्लासिफिकेशन वो था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने देखा था कंपनियां फिर दो प्रकार की हो गई, एक हो गई गवर्नमेंट कंपनी, एक हो गई नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 45, गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held either by central government or by state government or one or more state governments or jointly by सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्या केवल यही गवर्नमेंट कंपनी होता है क्या? ये तो होता ही है। इसके अलावा एक और वो है अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ। तो 2 क्लॉज 45 में ये दो तरीके की कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला गया है, करेक्ट। सो दे आर कॉल्ड एज द गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी देख लिया, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओनरशिप, ठीक। ओनरशिप के आधार पे। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो था वो अदर मिसलेनियस कैटेगरीज ऑफ कंपनी कुछ अपन ने देखा था, जैसे कि उसमें हमने देखा था फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वाज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 व्हिच सेज फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ एस्टैब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर थ्रू इटसेल्फ or through its agent either physically or electronically and conducts any business activity in India, उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। अगला है निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होता है? सेक्शन 406 निधि कंपनी विच इज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड विद अ हैबिट ऑफ कल्टिवेटिंग थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, करेक्ट। तो जो एक तरीके से थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अपने मेंबर्स को
करने की आदत जो डलवाती है उसको आप बोलते हैं बेसिकली निधि कंपनी, जो सिंपली बताया गया था 406 में। यानी जितनी भी ऐसी चिट फंड कंपनीज वगैरह जो होती थी वो सब निधि कंपनीज, करेक्ट, जो लोगों में क्या आदत डलवाती है, थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर्स, करेक्ट। तो ऐसी कंपनियों को बोला जाता है निधि कंपनी। अगला आपने देखा डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी के बारे में दिया गया सेक्शन 455। डोरमेंट कंपनी किसे कहते हैं, तो एज पर सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी which is formed for any future project or to hold any intellectual property rights and does not carry out any significant accounting transaction, or an inactive company may apply to the registrar and get the status of a dormant company. So such company may apply to ROC to get the status of dormant company. Inactive company means company which does not carry on business in the last 2 financial years, correct, which has not commenced the business in the last 2 financial years, उसको आप बोलते हैं इनएक्टिव कंपनी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, सर्टेन ट्रांजेक्शंस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लाइक पेमेंट ऑफ फीस टू द रजिस्ट्रार, करेक्ट, पेमेंट ऑफ फीस फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट फॉर कंप्लायंस अंडर एनी अदर लॉ। उसके बाद पेमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी, और पेमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, तो उसके भी आप में अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं माने जाते, करेक्ट। तो सच ट्रांजेक्शन आर नॉट टू बी रिफर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये हमने देखा था डोरमेंट कंपनी के बारे में। उसके बाद अगला आपने देखा था नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विच इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड टू एक तरीके से प्रमोट आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, सच पर्पसेस which whose object is not to earn any profit, correct. So if it satisfies two things, number one, if it fulfills two requirements, number one, it promises not to distribute a dividend to its members and intends to apply its profit for the purpose of promoting its object, correct. If it fulfills these two conditions along with such other conditions and central government may deem fit from time to time, such company may apply to the central government for grant of license, and central government may issue the license and ask the registrar to register such company under section 8 of the Companies Act. Upon receipt of such direction, registrar shall register such company under section 8, and such companies are not required to use limited or private limited word by the end of its name, तो वो relaxations उसको मिल जाएंगे। However, central government may also have the power to revoke the license of such section 8 company where central government is of the opinion that the company is not fulfilling the requirements as laid down under section 8, or it is not fulfilling the conditions based on which license was granted, or the objects of it, it is carrying out tasks which are beyond its object, or it is being carried out fraudulently, or it is causing prejudicial to the interest of the public. If it is carrying out a task which is prejudicial to the interest of the public, in those scenarios central government has the power to revoke the license. However, before revoking the license, an opportunity of being heard must be provided by the government to such company. However, if central government is satisfied, it may revoke the license, and upon revocation of license, such company may registrar shall instruct the name of the company and ask the company to add limited or private limited word by the end of its name, correct. And it central government may pass such order as it may deem fit. It may ask such company to get itself merged with any other company with similar objects, or it may also order for winding up of such company or removal of name from the register of companies, correct. So tribunal may pass such order as it may deem fit. However, before passing of order, tribunal shall take into account the interest of the creditors into consideration, and similarly tribunal shall give an opportunity of being heard to the company in writing before passing of such, and notice must be given in writing before removal of such name from the section 8 of the companies, correct. तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के बारे में था। अगला आपने देखा था स्मॉल कंपनी यानी बच्चा कंपनी विच वाज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 85। तो स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं, एज पर 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो कोई भी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हुज पेड अप कैपिटल इज एक तरीके से हुज पेड अप कैपिटल इज पेड अप कैपिटल इज तो हुज पेड अप कैपिटल इज 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, which in no case shall exceed 10 crore rupees, and the amount which is prescribed is 4 crore rupees, and the turnover of which as per
last profit and loss account or in the preceding financial year is 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed, which in no case shall exceed 100 crore rupees, and the amount which is prescribed is 40 crore rupees. So such companies may be called as small companies, correct? However, certain companies can never be small company, like holding subsidiary can never get the status of small company, like statutory company can never become a small company, करेक्ट. उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी. सिमिलरली पब्लिक कंपनीज कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी. तो ये स्मॉल कंपनी कौन होता है वो हमने देखा. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हु इज एन स्मॉल कंपनी हुज कैपिटल इज बिलो 4 करोड़ and whose turnover as per the last profit and loss account is below 40 crore. So जिसका कैपिटल, अच्छा कैपिटल पिछले साल का कि अभी का, ऐसा किसने बोला? तो कैपिटल अभी का लेटेस्ट देखता है जिस समय का स्टेटस है. जिस समय आपकी कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर हुई, इमीडिएटली यू सीज टू बी अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि वो तो कभी भी देख सकते हैं. टर्नओवर नहीं पता होता, कैपिटल तो आपको पता है, कैपिटल तो रोज नहीं बढ़ती. तो जिस दिन कंपनी की कैपिटल 4 करोड़ क्रॉस हुई, इट सीज टू बी अ स्मॉल कंपनी. लेकिन टर्नओवर आप देखेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का. इस साल बच्चा कंपनी है कि नहीं है, उसके लिए टर्नओवर होता है ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ये हमने सीखा था. तो ये स्मॉल कंपनी के बारे में था. तो यहाँ पे हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी को खत्म किया था. उसके बाद आगे बढ़े तो हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में दिया गया है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2017. सेक्शन 3 ने बोला एनी 2 और मोर पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी और 7 और मोर पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी में इनकॉर्पोरेट अ कंपनी फॉर अ लॉफुल पर्पस. करेक्ट. तो ये लोग मिलके एक कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, you need to follow the process as laid down in section 7 of the Companies Act 2013. और वो प्रोसेस क्या है? तो सेक्शन 7 रेड विद कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 states the process for incorporation of company, which says 7 information documents which needs to be filed to the registrar at the time of incorporation of company. What are those 7 information documents? Number 1, copy of MOA and AOA duly signed by the subscriber. तो पहली इंफॉर्मेशन जो आपने देनी है वो है कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड कॉपी ऑफ आर्टिकल ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स. नंबर 2 में आपने देना है कोई भी डिक्लेरेशन बाय 2 पर्सन. कौन से 2 पर्सन? पर्सन हु आर named in the article as the director, manager, secretary and person who is engaged in incorporation of company like CA, CS, lawyer, advocate, etc. करेक्ट. किस बात का डिक्लेरेशन? दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैज बीन कंप्लाइड विद. फिर अगेन तीसरे में अगेन डिक्लेरेशन बाय 2 पर्सन. हु आर दोस 2 पर्सन? पर्सन हु आर एक्टिंग एज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड पर्सन हु इज एक्टिंग एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ एनी. करेक्ट. तो जो भी कंपनी का पहला डायरेक्टर है अलॉन्ग विद सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. डिक्लेरेशन किस बात का? दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, फ्रॉड, मिसफिशंस, ब्रीच. दे आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन द पास्ट 5 ईयर्स. करेक्ट. उनको कोई भी ऐसा इम्प्रिजनमेंट नहीं हुआ इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स. एंड नंबर लास्टली ऑल फॉर्मेलिटीज जो भी उन्होंने फॉलो की है वो टू द ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ. तो ये डिक्लेरेशन उन दो लोगों ने देना पड़ेगा. फोर्थ में आपने एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस के बारे में जानकारी देनी है. पांचवें में आपने बताना है पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जैसे कि उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट दे आर टेकिंग, तो सिग्नेचर अलोंग विद 1 विटनेस. तो ये सारी जानकारी पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स में होगी. छठवें में पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी, तो उसका पर्टिकुलर्स. तो पर्टिकुलर्स मतलब सेम इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह वगैरह. तो वो सारी जानकारी अलोंग विथ 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन वो है डिन, दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो जो भी पर्सन इनकॉर्पोरेट हो रहा है या रजिस्टर हो रहा है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन आपको बताना पड़ेगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन द कंपनी अलोंग विथ इंटरेस्ट इन एनी अदर फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट एक्सेट्रा, वो डायरेक्टर को देना पड़ेगा. करेक्ट. तो कंसेंट मतलब ही इज विलिंग टू एक्ट एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो से कंसेंट लो राइटिंग में. और उसके साथ साथ हिज इंटरेस्ट इन एनी अदर बॉडी, कॉर्पोरेट फर्म, वो भी आप उससे डिक्लेरेशन लेंगे. करेक्ट. तो ये 7 इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है जो आपने देना है. अपॉन सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ ऑल सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, आरओसी शेल रजिस्टर ऑल सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड अलॉट अ सीन. तो वो क्या करेगा? आरओसी रजिस्टर करेगा ऑल सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके इट विल अलॉट एक तरीके से सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. उसी दिन
कंपनी का एग्जिस्टेंस आ गया और उसी दिन से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी के सेक्शन 9 में आ गए और उसी दिन एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया अंडर सेक्शन 10 बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, क्योंकि कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम अब जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। नाउ दे आर कॉल्ड एज रजिस्टर्ड मेमोरेंडम एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो उसी दिन से वो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आ गई। तो ये तो नॉर्मल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड प्रोसेस था। अगर आपने 1 पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना है तो 1 पर्सन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज है जो दी गई है सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, जो क्या बोलता है कि ऐसे तो मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेज होते हैं? 6। कौन कौन से 6 क्लॉज होते हैं? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज यानी सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ऐसे तो ये 6 क्लॉज होते हैं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ 1 पर्सन कंपनी शेल इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन हु शेल बिकम द member of such 1 person company in the event of number 1 death of the subscriber and number 2 his incapacity to enter into the contract। तो इन दो सिनेरियो में वो क्या होगा, वो एक तरीके से एलिजिबल है टू मतलब 1 पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम में ये बात होनी चाहिए। पर जो जिसका नाम लिख रहे हो उसको तो उसका कंसेंट चाहिए। सो अदर पर्सन शेल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट विच शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वो प्रायर रिटर्न कंसेंट, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड खाए नंबर 0 हो जाएंगे, करेक्ट। सो द अदर पर्सन शेल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट विच शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इवन द अदर पर्सन में विड्रॉ हिज नॉमिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। The member of such 1 person company may also change the name of other person processor by giving notice to the company and company shall inform ROC. Such change in name of the person does not amount to alteration of memorandum. तो उसे alteration of memorandum नहीं माना जाता। इसका मतलब process and formalities with respect to alteration of memorandum need not be complied with, correct। फिर eligibility criteria of incorporating 1 person company क्या है? तो a natural person who is citizen of India and is in India for a period of 120 days or more in the preceding financial year is eligible to incorporate 1 person company or become a nominee of the sole member of 1 person company. No person is entitled to incorporate more than one OPC or become the nominee of more than one member of the OPC, correct। A minor can neither incorporate OPC nor can he become the nominee of the sole member of the OPC। OPC can carry out any activities, however it is not eligible to carry out certain activities, like it cannot carry out a section 8 task, it cannot become a section 8 company। नंबर 2, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, वो काम नहीं कर सकती, करेक्ट। सिमिलरली स्मॉल कंपनी जो होती है 1 पर्सन कंपनी जो होती है, इट कांट इन्वेस्ट इनटू एनी सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। तो वो किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट की सिक्योरिटीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो ये सब 1 पर्सन कंपनी के बारे में हमने देखा था, करेक्ट। तो 1 पर्सन कंपनी का प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हमने सीख लिया था। उसके बाद अगले एरियाज पे आए थे, तो वो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करें तो उसका डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 56 में और डिटेल दिया गया उसका सेक्शन 4 में। सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में और डिटेल दिया गया उसका सेक्शन 5 में। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? The term memorandum of association is defined under section 2 clause 56 of the Companies Act 2013, which says memorandum of association means memorandum as originally framed or as altered from time to time either under this law or under any previous company law। Similarly article of association का मतलब क्या? As per section 2 clause 5, article of association means article as originally framed or as altered from time to time either under this law or under any previous company law। तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब हो गया। मेमोरेंडम की डिटेलिंग जो है वो दी गई है सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो क्या बोलता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनी कंपनी मस्ट कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग क्लॉजेस। कौन कौन से क्लॉजेस? तो एटलीस्ट 6 क्लॉजेस होने चाहिए, नेमली नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। नेम क्लॉज अब एक एक के बारे में हमने देखा था कि नेम क्या होना चाहिए। नेम से पता चलता है कि आपने कौन सी टाइप की कंपनी बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि अगर इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी द नेम ऑफ सच कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। इफ इट्स अ प्राइवेट कंपनी द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। इफ इट्स अ 1 पर्सन कंपनी द नेम ऑफ सच कंपनी मस्ट एंड विद ओपीसी। राम नाम के 2 व्यक्ति हो सकते हैं, राम नाम की 2 कंपनी नहीं हो सकती। नो 2 कंपनीज कैन हैव सिमिलर नेम, आइडेंटिकल नेम और अ नेम विच टू नियरली रिजेंबल्स द
द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। करेक्ट, तो वैसे कंपनी, वैसे नाम से आप कंपनी नहीं बना सकते। कंपनी में कुछ ऐसे भी नाम नहीं होने चाहिए विच प्रेडिक्ट्स कि इट इज अ पार्टनरेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी, जैसे कि नाम में आप भारत, प्रेसिडेंट, मोदी जी, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब नाम का आप इस्तेमाल, किंग, क्वीन, चार्ल्स, प्रिंस, ये सब नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नाम के बारे में हमने देखा था, दैट वाज नेम क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको क्या बताने की रिक्वायरमेंट है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में केवल और केवल एक ही जानकारी देनी है आपको, और वो जानकारी है नेम ऑफ द स्टेट। केवल स्टेट का जानकारी देना है। ऑब्जेक्ट क्लॉज टेल्स यू द पर्पस फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्लॉज। आप जानते हैं कि कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्योंकि कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया विच इज बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट, तो ऐसे सारे कामों को अल्ट्रा वायर्स द कंपनी बोला जाएगा। एंड इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, इट इज ट्रीटेड एज void and inoperative, no legal remedy available. Correct, even the whole body of shareholders cannot validate a transaction which is ultra wires the कंपनी। तो जो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है वो सारे के सारे लोग मिलके भी उसे ठीक नहीं कर सकते। द लीगल इफेक्ट इज इट इज वॉइड, तो नो लीगल रेमेडी अवेलेबल। करेक्ट, सो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। और यही ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। अगर अनलॉफुल पर्पस के लिए आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, सेक्शन 3 बोलता है ओनली 7, 2 और 1 मेंबर्स आर एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट कंपनी फॉर अ लॉफुल पर्पस। तो इसलिए अनलॉफुल पर्पस के लिए यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। फिर उसके बाद चौथा क्लॉज आपका एक तरीके से लाइबिलिटी क्लॉज है। इसी से पता चलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी आपने कौन सी कंपनी बनाई है। अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर, तो समझ जाइए दिस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर मेमोरेंडम के क्लॉज में लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा हुआ था लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, तो समझ जाइए दिस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अगर मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, तो फिर बात ही खत्म है, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो गया। करेक्ट, तो ये लाइबिलिटी क्लॉज हो गया। उसके बाद अगला होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में जो अलग अलग प्रकार की कैपिटल होती है, टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन कौन सी होती है? यू हैव ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर यू हैव सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इतने अलग अलग प्रकार की कैपिटल होती है। तो इसमें द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसी को बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और कंपनी के मेमोरेंडम में कौन सी कैपिटल बताई जाती है? यही ऑथराइज शेयर कैपिटल बताई जाती है। करेक्ट, उसको बताने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर। करेक्ट, तो 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इज इक्वल टू 1 करोड़, दिस इज द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये ऑथराइज कैपिटल क्लॉज के बारे में हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसी में आप बताते हैं द पर्सन हु आर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एंड बेसिकली दे आर ओनली कॉल्ड एज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, दे आर कॉल्ड एज द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कल को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो दे विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी, एंड दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज एक तरीके से प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया। सो दे आर आल्सो रिफर्ड टू एज प्रमोटर्स। करेक्ट, तो ये सारी बातें हमने देखी थी विद रिस्पेक्ट टू क्लॉजेस टू मेमोरेंडम। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है, वो आप जानते हैं, विच इज नॉमिनी और सक्सेशन क्लॉज, जो होता है केवल 1 पर्सन कंपनी में, जिसमें आप पर्सन हु शैल बिकम द मेंबर ऑफ सच 1 पर्सन कंपनी इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले व्यक्ति का नाम आप यहाँ पे देते हैं। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम में मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव क्या है पूछेगा, पर्पस पूछेगा, तो इट हैज अ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। पहला, शेयर होल्डर्स नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी विल बी यूज्ड एंड हाउ मच रिस्क ही इज टेकिंग इन द कंपनी। सिमिलरली, आउटसाइडर्स हु इज डीलिंग विद द कंपनी मस्ट बी अवेयर कि वॉट एवर इज डीलिंग इज विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी और नॉट। क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी इज ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायर्स एंड द इफेक्ट इज सच ट्रांजेक्शंस आर ट्रीटेड एज वॉइड। तो मेमोरेंडम इज कंसिडर्ड एज चार्टर ऑफ द कंपनी, मतलब एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट बियॉन्ड विच अ कंपनी कैन नॉट गो। एनी एक्ट ऑफ द कंपनी बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, हेंस इट इज वॉइड। रीजन बीइंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए? प्रिंटेड होना चाहिए, सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होना चाहिए। करेक्ट, तो ये सारे खासियत होती है। एंड शुड बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स का साइन तो होना चाहिए, उसके अलावा एटलीस्ट 1 विटनेस। क्या हर व्यक्ति का एक एक विटनेस होना चाहिए कि एक कॉमन विटनेस चल जाएगा? तो इवन अ कॉमन विटनेस वुड डू। करेक्ट, तो एक विटनेस का कम से कम साइन होना चाहिए। तो 7 पब्लिक है तो 7 लोग, प्राइवेट है तो 2 लोग, ओपीसी है तो एक व्यक्ति, इनके तो साइन होंगे ही सब्सक्राइबर्स के अलावा। इसके अलावा एक विटनेस का साइन भी इसमें जरूरी है, जो बता रहा है कि भैया मेरे सामने ही ये सब लोगों ने तैयार किया है कंपनी बनाने के लिए। ठीक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉडल मेमोरेंडम, वो हम
देख चुके, टेबल ABCDE 5 तरीके के मॉडल मेमोरेंडम्स थे। टेबल ए में आपने देखा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बी में आपने देखा था गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, सी में आपने देखा था गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल, डी में आपने देखा था अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल, ई में आपने देखा था अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल। तो ये 5 मॉडल मेमोरेंडम से ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में था, सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे आए थे, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको दिया हुआ था सेक्शन 2 क्लॉज 5, उसकी डेफिनेशन और डिटेलिंग दी गई थी सेक्शन 5 में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या बोला गया है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी बोला गया है। एवरी कंपनी इज फ्री टू कैरी आउट द ऑब्जेक्ट्स एज सेट आउट इन द मेमोरेंडम। तो हर कंपनी वो हर काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, और उसको काम करने के तरीके को प्रिस्क्राइब कर सकती है। इट में ऑल्सो कंटेन एडिशनल मैटर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब मॉडल मेमोरेंडम में कुछ पॉइंट दिए, आप उसको तो ले ही सकते हो, आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो वो भी आपका चॉइस है, इट्स अप टू यू। इट में कंटेन एडिशनल मैटर्स ऑल्सो एज में भी प्रिस्क्राइब। हाउएवर कंपनी में ऑल्सो हैव प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, करेक्ट। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी जो होती है, आर्टिकल में कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। व्हाट इज मेंट बाय प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट? प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट मींस दैट सर्टेन प्रोविजंस in the article of association can be altered only if a provision which is more strict than SR, that is special resolution, is complied with, correct। SR अपने आप में एक strict compliance है, लेकिन if you want a provision which is more strict than SR, you can put such provisions and that is called as provision for entrenchment, correct। तो company is entitled to put provision for entrenchment in its article of association। process क्या है, formality क्या है? Either it can be put at the time of incorporation, it can also be put after incorporation, but if company wants to entrench its article after incorporation, then it has to follow extra formality. What is the extra formality? In case of public company, special resolution should be passed for putting provision for entrenchment. In case of private company, consent of all members is required to put such provision for entrenchment, चाहे the time of incorporation हो चाहे after incorporation हो। if you have put a provision for entrenchment in your article, you must give notice to the ROC, यानी company needs to inform the ROC that such provision for entrenchment exists, correct। तो आपने क्या करना है, you need to give notice to ROC about provision for entrenchment। articles of association के भी मॉडल्स हैं, जैसे 5 मेमोरेंडम थे वैसे 5 आर्टिकल है। FGHIJ, टेबल F कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, टेबल H जो है गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल G जो है गारंटी कंपनी विद शेयर कैपिटल, टेबल J जो है अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल I जो है वो अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल। ये सब 5 मॉडल आर्टिकल्स हैं जो हमने देखे थे, करेक्ट। जो मॉडल आर्टिकल्स में लिखी गई, if you do not want to follow model article, you can say, carry on or provisions for article, but if your article does not specify anything or is silent, or if it is silent, then the provisions of model article will apply. If you do not want such provision to apply, you must specifically point out that thing in your own article of association देखा था with respect to article of association as provided in section 5 of the Companies Act. And section 6 says any provision in the act which is any provision in memorandum which is against the act, or any provision in article which is against the memorandum and the act, तो ऐसे point of time में it will be treated as void and no legal effect will be available. It will be presumed that no such point ever existed। यानी मेमोरेंडम में आपने कोई ऐसी बात लिख दी which is against the act। क्या लिखा मेमोरेंडम में? ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू किल पीपल, करेक्ट। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ आप कंपनी बना रहे हो तो ये तो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, तो माना जाएगा ऐसा कोई मेमोरेंडम और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट कभी था ही नहीं आपका, करेक्ट। ऑब्जेक्ट में लिखा कुछ है, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिख रहे हो, तो आर्टिकल्स कैन नाइदर गो बियॉन्ड मेमोरेंडम नॉर कैन इट गो बियॉन्ड एक्ट। तो आर्टिकल में आप एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई बात नहीं लिख सकते, और अगर किया तो सेक्शन 6 बोलता है माना जाएगा कि आर्टिकल में ऐसा कोई पॉइंट कभी लिखा हुआ ही नहीं था, दैट इज सेक्शन 6, करेक्ट। फिर 7 में इनकॉर्पोरेट होता है, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है, 10 बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स हो जाता है, करेक्ट। तो ये पूरा एक तरीके से सेक्शन 10 तक की पूरी बातें जो थी वो हमने देखी थी। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ कैपिटल, जो अलग अलग टाइप के कैपिटल्स अपन ने देखे, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं, करेक्ट। और शेयर कैपिटल और कैपिटल में हमने देखा था ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सब वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल आते हैं। तो ये बेसिक सा टॉपिक था। इसके अलावा वी हैड आल्सो गॉन थ्रू इन कंपनीज दैट कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कॉर्पोरेट विल थ्योरी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, और इसके लिए हमने एक फेमस केस देखा था विच वाज सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, वेयर इट वाज held that Solomon is a person distinct and separate from its company, that is Solomon and Company. There is a separate legal entity concept and there is a will between company and its
members is protected from or shielded from the acts of the company, correct? तो ये एक तरीके से it was held out in Solomon versus Solomon and Company Limited. However, there are certain cases where court may lift the corporate wheel. So such corporate wheels are lifted in following circumstances. Number one, for the purpose of determining the enemy character of the company. So for determining enemy character of the company, corporate wheel can be lifted. Number two, for the purpose of protection of revenue or detection of tax, so a corporate will may be lifted. So where assessee who was earning huge income by way of interest and dividend, he formed a sham companies and then transferred his income to such companies by acquiring shares of such company, and then took the amount as a pretended loan from such company, and said to have paid interest to such companies, held since that companies were a sham companies, court may lift the corporate will and look at the real owners of the company, and they all shall be treated as a single person. तो उनको सिंगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा. तो ये हमने देखा था दूसरा इंस्टेंस. नंबर 3 में आपने देखा था for avoidance of any legal obligation. तो in case of avoidance of legal obligation के केस में, जैसे कि याद करिए वर्कमैन के बारे में जो हमने देखा था, करेक्ट? तो ऐसे एसोसिएट रबड़ इंडस्ट्रीज वर्सेस वर्कर्स ऑफ एसोसिएटेड रबड़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर. तो in this case where company had incorporated against certain other companies just to avoid his liability for payment of bonus to its workers, and the intention was just to avoid any legal obligation, it was held that court may lift the corporate will and disregard the corporate status of the company and shall treat all of them as a single person. तो ये तीसरा इंस्टेंस आपने देखा था. चौथे में आपने देखा था where forming of subsidiary companies to act as an agent. So where you have formed a subsidiary company just to act as your agent and represent on your behalf, so court may disregard the separate legal entity status of such subsidiary company and may look at the real owners of the company. And last but not the least is protection, एक तरीके से defrauding the creditors, and ये सब instances आते हैं. तो वहां पे हमने देखा था Guilford Motor Company versus Horney, where it was held that any act which was done to just defraud creditors, तो ऐसे instances पे court may lift the corporate wheel, and after lifting of corporate wheel they shall be treated as a single person. तो ये 5 इंस्टेंसेस थे, पांचों के अलग अलग मैटर्स कभी ना कभी कोर्ट में गए थे और उस टाइम कोर्ट ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया था. जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर के लिए हमने केस देखा था डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर्स एंड रबड़ कंपनी लिमिटेड, जर्मन कंपनी और ब्रिटिश कंपनी. वैसे ही प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू और टैक्स के लिए आपने देखा था सर दिनशॉ मानिक जी पेटेट, करेक्ट? तो ऐसे इंस्टेंसेस पे हमने देखा था कि कोर्ट हैज लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील इन द पास्ट. तो ये कॉर्पोरेट व्हील का भी टॉपिक हो गया एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो लास्ट टॉपिक था विद रिस्पेक्ट टू वेरियस डॉक्ट्रिन्स. डॉक्ट्रिन्स मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल, सिद्धांत विच इज जनरली फॉलोड बाय कोर्ट ऑफ लॉ बिफोर पासिंग ऑफ एनी डिसीजन. तो 3 ऐसे डॉक्ट्रिन है जो कंपनीज एक्ट के दौरान पास होते हैं. एक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है अल्ट्रा मींस बियॉन्ड एंड वायर्स मींस पावर. सो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड द पावर. सो एनी एक्ट ऑफ द कंपनी which is beyond the power of the company is altogether void and inoperative. No legal remedy shall be available. This presupposes that powers are limited, so no person is entitled to carry out a task which is beyond its power. However, there are certain transactions which are, if it is ultra wires the director, such transactions can be validated by shareholders in their general meeting. So it can be ratified by shareholders in general meeting. If an act is ultra vires the article but company has the power to do it, in such instances such act can also be validated by altering the provisions of the article, by passing a special resolution and altering the provisions of articles. If an act is irregularly done, it can also be validated by regularizing the act. However, an act which is ultra vires the company or the memorandum, such acts cannot be रेटिफाइड और वैलिडेटेड इवन बाय द होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर. सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिल जाए तो भी एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स को रेटिफाई नहीं कर सकते. हाउएवर वेयर अल्ट्रा वायर्स मनी हैज बीन बोरोड बाय द कंपनी एंड इज यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ इंट्रा वायर्स डेट, तो क्रेडिटर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ डेटर्स, एंड इफ क्रेडिटर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ डेटर, तो इन दिस केस द अल्ट्रा वायर्स डेट बिकम्स इंट्रा वायर्स, हेल्ड कंपनी विल बी लायबल टू पे द amount. If company has not spent the amount, though the transaction was ultra wires but the company has not spent the amount, in that case company may be asked not to spend such amount and such amount needs to be returned to the true owner. तो वो पैसा आपको ओरिजिनल ओनर को उसको लौटाना पड़ेगा.
तो ये हमने अल्ट्रा वायर्स के बारे में देखा था. However, an act which is done ultra wirelessly beyond the power, such act normally cannot be validated by the whole body of shareholders. Correct? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में हमने देखा समझा था. नेक्स्ट डॉक्ट्रिन जो आपने देखा था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव notice. Doctrine of constructive notice says it is presumed to have knowledge that any person who is dealing with the company, it is presumed that he has the knowledge कि what is the power of the company and what is not the power of the company, and whatever he is dealing is within the powers of the company or not. ऐसा presumption क्यों किया जा रहा है? Because section 399 of the Companies Act says कि any act of the company that ROC and documents filed with the registrar is a public document. ROC office is a public office. Hence, anyone who is dealing with the company is presumed to have knowledge that he has not only read the memorandum but has also understood the memorandum. And if he is carrying out any task with the company or contract with the company, such contract is within the powers and the objects of the company. Correct? So this doctrine basically protects the company from the outsiders, because outsider is presumed to have knowledge that what is whatever he is dealing with the company is within the powers of company or not. If it is not, such act is ultra vires and no legal remedy might be available to such outsider. However, exception to doctrine of constructive notice is doctrine of indoor management, which basically protects outsiders against the company, because an outsider is expected to know what are the tasks or formalities needs to be complied with. No further, no far. Correct? So outsider is not expected to know something over and above that. So it is the internal matters of the company which needs to be taken care of, which protects outsider against the company by doctrine of indoor management. And a famous case on this regard was Royal British Bank versus Turquoise, and this is also called as Turquoise rule, where it was held that if the bank has taken reasonable care, due diligence, and if the internal affairs of the company were wrongly done, in that case held bank was not responsible, because passing of the resolution or authorizing the transaction was the internal matters of company. Bank cannot be held responsible for it. Correct? So held company was bound to return the money to the bank. However, in certain cases, you are not allowed to claim benefit of doctrine of indoor management where you had actual knowledge of irregularity. Correct? Where you had actual knowledge of irregularity, or you were supposed to have knowledge of the irregularity. तो जहां पे आपको पता था कि जो काम है वो irregular किया जा रहा है, उसके बावजूद आपने कंपनी को लोन दे दिया, which turns out to be ultra vires, held you cannot recover it from the company. Number two, actual knowledge तो छोड़िए, even suspicion of irregularity था तो भी यू शुड नॉट हैव प्रोसीडेड. आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए था अगेंस्ट द कंपनी. तो आपको प्रोसीड नहीं करना चाहिए था फॉर दैट ट्रांजेक्शन, बिकॉज यू हैड सस्पिशन अबाउट अ ट्रांजेक्शन. तो जहां पे डायरेक्टर ने बैंक को बोला था कि कंपनी का पैसा उसके अकाउंट में जमा कर दिया जाए और बैंक ने ऐसा कर दिया, हेल्ड बैंक नीड टू रिटर्न एंटायर मनी टू द कंपनी. क्यों? क्योंकि देयर वाज सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, और जहां सस्पिशन भी था, इट वाज ड्यूटी ऑफ द बैंक आउटसाइडर to inquire from the company कि what he is doing is within the powers or not. वहां पे you cannot take the benefit of indoor management. Similarly, an act which is done fraudulently या in a forged manner, तो forged manner पे जहां पे secretary had issued share certificate by forgely signing the signature of MD of the company, in that case it was held कि since the signature was a forged transaction, you cannot validate a forged transaction. तो forgery की कहीं कोई जगह नहीं है. आप हाउएवर इनोसेंट यू में भी, भले आपने पैसे दिए होंगे कंपनी को, भले कंपनी ने आपको शेयर दिया था, लेकिन दैट ट्रांजैक्शन हैज टू बी कैंसल्ड. ऐसा माना जाएगा कंपनी हैज नेवर इशूड यू अ शेयर सर्टिफिकेट. तो जो भी आपके पैसे थे वो ऑब्वियसली वो अलग मैटर है, बट यहाँ पे कंपनी विल नॉट अलॉट शेयर्स टू अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्ज्ड इशू ऑफ शेयर. तो फॉर्जरी के लिए आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का ग्राउंड नहीं दे सकते. तो these are three exceptions to doctrine of indoor management, and this is our entire Companies Act 2013, word by word, line by line, paragraph by paragraph, sentence by sentence. कितना समय? कितना समय? करेक्ट? कुछ रिकॉल हुआ कि सब नया नया लगा? अगर अभी नया नया लग रहा है तो कॉशियस साइन है. करेक्ट? और अगर रिकॉल्ड हो रहा था चीजें तो फिर सब कुछ ठीक है. करेक्ट? तो आप सोचिए, 1 घंटे में हमने कंपनीज एक्ट पूरा रिवाइज कर लिया. ऐसे ही 1 घंटे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे ही 1 घंटे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट,
ऐसे ही पार्टनरशिप एक्ट, ऐसे ही एलएलपी एक्ट, ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फिर 1 घंटे में पूरा बिजनेस लॉ। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, यानी सोचिए पूरा लॉ, जब आप एक एक घंटे में एक एक एक्ट करेंगे तब तो जाके एग्जाम वाले दिन 1 दिन के अंदर पूरा लॉ आप रिकॉल कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो ये 1 घंटे में पहुंचने के लिए हम पिछले 20 दिनों से मेहनत कर रहे थे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये 1 घंटे पे हम ऐसे 1 दिन में अचानक से नहीं आ गए। ये 1 घंटे में हम पहुंच रहे हैं, तो 1 घंटे में पहुंचने के लिए पिछले इतने दिनों की मेहनत थी, और अब वो मेहनत का एक तरीके से टेस्ट है आपका। करेक्ट, कि जो भी आपने मेहनत करी है वो मेहनत सही डायरेक्शन पे है या नहीं है। करेक्ट है, क्लियर है बात? हाँ कि ना? क्लियर? तब आपने आज की क्लास के लिए कुछ समय तो छोड़ा नहीं है। सो बेसिकली विद दिस, आंसर अब कैसे लिखना है ये आपको पता है। सिंस इट इज द फर्स्ट टेस्ट, तो आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी चाहिए कि नीड टू मेंटेन द स्पीड। अभी तो सोचिए सिर्फ कंपनीज एक्ट है, एग्जाम में जाते जाते हर लॉ से रिलेटेड आएगा, तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चलनी है शुरू से। करेक्ट। आंसर जब लिखे तो पैटर्न आपको पता है, 3 प्रकार के सवाल। सवाल होंगे या तो डिफरेंशिएशन, या थ्योरी का, या केस बेस्ड। डिफरेंशिएशन हुआ, वहां पे आपने पैराग्राफ बना दिए, आंसर में 0 दे देना अपने आप को खुद ही सेल्फ चेक करके। करेक्ट। डिफरेंशिएशन का जवाब हमेशा कॉलमनर फॉर्म पे होना चाहिए। थ्योरी का सवाल है तो जो पूछा गया है टू द पॉइंट आपने बात करनी है, प्रोविजन सेक्शंस जो है वो एज इट इज आपने बताना है। तो ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। करेक्ट। डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स कितना कंटेंट लिखना चाहिए, जरूरी बातें होनी चाहिए, कहानियां लिखेंगे वेस्ट ऑफ टाइम, मार्क्स का तो कोई मिलने वाला है नहीं। करेक्ट, पर टाइम जरूर वेस्ट करेंगे आप अपना। और केस बेस्ड हुआ, तो केस बेस्ड का भी जवाब कैसे देते हैं आप जानते हैं। पहला आपको जो लॉ है वो पूरा समझाना है, फिर आपको फैक्ट्स पे आना है। फैक्ट्स का मतलब ये नहीं हो रहा कि पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया और उससे फैक्ट्स बोल दिया। फैक्ट्स मतलब समराइज्ड क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन में क्या हो रहा है उसको आपको एक तरीके से समराइज्ड वे में समझाना है। और फाइनली कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन की तरह लगना चाहिए। अगर मैं रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट बोल के फिर आपकी 15 क्लास ले लूं तो वो रिवीजन कहलाएगा? वो रिवीजन नहीं है। तो आज रिवीजन रिवीजन की तरह आपको लगा ना, तो कंक्लूजन कंक्लूजन की तरह लगना चाहिए आपके आंसर में, कि लग रहा है कि अब वो टॉपिक खत्म हो रहा है, अब वो आंसर खत्म हो रहा है। कंक्लूजन 10 लाइन का नहीं होता। तो कंक्लूजन 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 3 लाइन के अंदर खत्म हो गया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब। तो इस पैटर्न पे आपका जवाब होना चाहिए। इस पैटर्न पे उम्मीद करता हूं कि ऑब्वियसली आप तो मुझे कल मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि पहली क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी लॉ की ये आप जानते हैं। तो कल से हमारा एक नया लॉ चालू हो रहा है, और वो जो लॉ है उसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इट कैरीज द हाईएस्ट वेट इन सीए फाउंडेशन, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन अगर आप मिस कर गए तो मेरी राय रहेगी अगले 1 डेढ़ महीना फिर अपने घर में रहना। करेक्ट। तो इंट्रोडक्शन इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उसमें पूरा मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो उसके साथ आज की क्लास तो मैं आपको पहले ही छोड़ रहा हूँ। करेक्ट। तो समझ आइए, आज आपने बहुत कुछ मुझसे लिया है। करेक्ट। मुझे उम्मीद है जून से पहले आप वो सब मुझे लौटा देंगे। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड लक, बेस्ट विशेस।